मैं अभी लगातार 1 साल से स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नाते कार्य देख रहा था जी। मेरा प्रयास हमेशा रहा है कि हम आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ें। जो दिल्ली सरकार का सौतेला व्यवहार है वो किसी से छुपा नहीं है, वो सबके सामने है। दिल्ली की सत्ता में आप 15 साल से हैं और आखिरी कार्यकाल में, आखिरी वर्ष में आपको नेता सदन की जिम्मेदारी दी गई है। आपको सदन में अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का पक्ष रखना है। आपको नहीं लगता कि इस आखिरी कार्यकाल में इस पद की जिम्मेवारी लार्जर देन लाइफ हो जाती है, क्योंकि आपके चेहरे पे अब एमसीडी को चुनाव लड़ना है? बिल्कुल, पार्टी ने बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया है और पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है मैंने कोशिश की है कि उसको बखूबी निभाऊं। आपको बड़ी खुली बात कह रहा हूँ, ऑक्सीजन की किल्लत आई, दिल्ली सरकार ने जो उसमें खेल खेला वो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको जानकारी दी। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। इस वक्त नेशन लाइव की टीम सिविक सेंटर में है। सिविक सेंटर को आप दिल्ली एमसीडी का प्रमुख कार्यालय बता सकते हैं, वो कार्यालय जहां से दिल्ली के बड़े बड़े फैसले होते हैं। मेरे साथ इस वक्त वर्तमान में स्थायी समिति के अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष और साथ ही भविष्य में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन हैं, छैल बिहारी गोस्वामी जी। पहले तो आपका स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आखिरी का साल है ये आपके इस कार्यकाल का और ये बहुत डिसाइडिंग कार्यकाल होने वाला है। पिछले 1.5 साल से आप कोविड से उलझे हुए हैं। ऐसे में अगले 1 साल में आपके सामने सबसे प्रमुख चुनौती यह है कि आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी कैसे देंगे? देखिए, ऐसा है, मैं अभी लगातार 1 साल से स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नाते कार्य देख रहा था जी। और अभी जब तक कोई नई व्यवस्था जो बनी है, जब वो ऑफिशियली शपथ लेंगे, अध्यक्ष क्या क्या आपको संबोधित किया? मेरा प्रयास हमेशा रहा है कि हम आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ें जी। क्योंकि जो दिल्ली सरकार का रवैया है, जो दिल्ली सरकार का सौतेला व्यवहार है वो किसी से छुपा नहीं है, वो सबके सामने है। जो उनकी लायबिलिटी है वो हमेशा किंतु परंतु लगा के उस चीज़ को लटकाते हैं। फिर हमें अल्टीमेटली कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट से फैसला लेकर आते हैं, तब जाके कहीं वो छोटा मोटा पैसा रिलीज करते हैं। उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है वो नहीं निभा रहे। हमारी ड्यूटी, हमारे ड्यूटी के साथ साथ हम अपने सैलरी देनी नेचुरली बात है। अगर एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है तो ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन हमारा राइट भी है दिल्ली सरकार से लेने का। अब वो दिल्ली सरकार देगी नहीं, अब हम कहाँ जाएं? तो इसलिए मेरी यही सोच रहती है हमेशा, पहले भी मैंने यही काम करा है कि हम आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ें। और काफ़ी हमने स्टेप ऐसे उठाए जिससे कि हमको राजस्व की प्राप्ति भी हुई। और आज की डेट में अगर ये पिछले महीने को छोड़ दें, क्योंकि कोविड काल सबके लिए बड़ा दुखदायी था, परेशानी भर करने वाला था, तो उससे थोड़ी व्यवस्थाएं चरमराई, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें अप टू डेट हुई और सैलरी भी अप टू डेट हुई। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एमसीडी चुनाव में हार की वजह से आम आदमी पार्टी ने आपके फंड्स रोके? बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ में काम करती है। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि आप एक सरकार बन गए तो सरकार आप सबके लिए है। बिल्कुल। फिर उसमें आम आदमी और कोई दूसरा दल की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, फेडरल नीति ही यही कहती है। क्योंकि सब जो है, सारी पब्लिक, सारी जनता आपकी है। हाँ। एम्प्लॉय भी आपके हैं, तो आपको इस तरह की भावना से काम, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस भावना से काम करते हैं। वो अपना पॉलिटिकल गेन, लॉस, ये सब चीज़ सोच के चलते हैं आगे। तो चुनाव की दृष्टि से वो सारे कदम उठा रही है, ये इसमें कहने वाली बात ही नहीं। बिल्कुल। पिछले वर्ष भी आप लोगों के द्वारा खूब आंदोलन किए गए और इस वर्ष की शुरुआत में कड़कड़ाती ठंड में आप सीएम हाउस के सामने खड़े रहे। आपने धरना दिया काफ़ी दिनों तक, आप खुद भी उस धरने का भाग थे। हमारे पास सूचना थी कि शायद आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप लोगों के पास फंड्स नहीं आए। लगातार आपके एम्प्लॉयज़ आपसे नाराज़ है। दिल्ली की सत्ता में आप 15 साल से हैं और आखिरी कार्यकाल में, आखिरी वर्ष में आपको नेता सदन की जिम्मेदारी दी गई है। आपको सदन में अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का पक्ष रखना है। आपको नहीं लगता कि इस आखिरी कार्यकाल में इस पद की जिम्मेवारी लार्जर देन लाइफ हो जाती है, क्योंकि आपके चेहरे पे अब एमसीडी को चुनाव लड़ना है? बिल्कुल, पार्टी ने बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया है और पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है मैंने कोशिश की है कि उसको बखूबी निभाऊं। और हमारी जो भी वर्तमान में जो नई टीम बनने जा रही है, सभी बड़े परिपक्व लोग हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सारे कार्य कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
और निश्चित तौर पे जो हमने विषय लिया है आत्मनिर्भर होने की दिशा में वो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है दिल्ली सरकार की, उसके प्रति भी हमारा जो राइट है, हम चाहे कोर्ट के माध्यम से करें, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके बात कर रहे हैं, हम वो राइट भी अपने लेके रहेंगे बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर सैलरी के साथ साथ और भी जो विकास के कार्य है वो भी हम आगे बढ़ाएंगे। चल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके द्वारा कोई भी घोषणा की जाती है उस पर तुरंत ही आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। आपने अभी अभी अपनी नई टीम का ऐलान किया है। आपके नेताओं के ऊपर लगातार सीरियस भ्रष्टाचार के मामले आम आदमी पार्टी उजागर करती है। आपके द्वारा प्रेस में तो कुछ चीज़ें लाई जाती हैं, लेकिन उसके लेके कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। तो क्या समझा जाए कि शायद आम आदमी पार्टी के जो आरोप हैं वो सत्य हैं? नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं, वो जिस तरह के आरोप लगाते हैं तो निश्चित तौर पे कानूनी कार्रवाई भी की जाती है और सामाजिक तौर पे उनका प्रदर्शन करके, डेमोन्स्ट्रेशन करके, धरना देके उनका अपनी बात को हम पब्लिक बीच में रखते भी हैं। जैसे 2500 करोड़ वाला मामला था, इन्होंने एक ऐसा हवा बनाया, ऐसा गुब्बारा फुलाया, झूठ का पुलंदा बनाया पूरा। आज मैंने वो मानहानि का केस किया हुआ कोर्ट के अंदर, कोर्ट में डेटें पड़ रही हैं, तो ऐसा नहीं है। कानून के दायरे के अंदर जो हम काम कर सकते हैं कानून के दायरे में कर रहे हैं। डेफेमेशन केस डाला गया है और जहाँ जहाँ जब आवश्यकता लगती है हम उनके खिलाफ जो भी हमें करना होता है, क्योंकि वो झूठी बातें कर रहे हैं, वो पब्लिक को बरगलाने वाली बातें करते हैं सारी। उनको कोरी झूठी बातें करना और विज्ञापनों में छाए रहना ये उनका शौक है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि जनता सब चीज़ देख रही है, सब चीज़ समझती है। अगले एक साल के अंदर आप लोगों के समक्ष कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? कोविड काल के दौरान क्योंकि एमसीडी की स्थानीय सरकार की जो सबसे निचले स्तर पर सरकार है उसकी जिम्मेदारी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे छोटी बात अगर मैं कहूँ तो मास्क हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा हो गया है। वो अगर नॉर्मल कूड़े के साथ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। पीपीई किट्स, फेस शील्ड्स, वैक्सीन के जो वेस्टेज हैं, इन सब को किस तरीके से आप डिकम्पोज करेंगे? इसकी कोई योजना सरकार द्वारा तैयार की गई है? देखिए, मैं आपको जानकारी दूं, दिल्ली सरकार का जो भी रवैया रहा है वो आप सबके सामने है। लेकिन उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपना पूरा भरपूर मैक्सिमम जो दे सकती है आउटपुट वो दे रही है जनता के हित के लिए। चाहे जैसे आपने मास्क का विषय उठाया, जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, जो कोरोना का जो वेस्ट होता है, कोरोना पेशेंट के परिवार से निकलता है, उस वेस्ट को पूरा उसके प्रॉपर वहाँ से कलेक्शन करके उसका निष्पादन हो जाए, ये सारी व्यवस्था हमारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम कर रही है और निष्पादन हो रहा है। इसमें कोई किस तरह की कोताही नहीं है। इसके साथ साथ और भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सैनिटाइजिंग वाली बात है, चाहे वो मैपिंग वाली बात है, चाहे वो शमशान के अंदर लकड़ियों की किल्लत आई थी, हमने एक गो पराली वाला सिस्टम शुरू करा, वो चल रहा है बड़ा अच्छा, जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी, पेड़ कटने से बचेंगे, पराली की समस्या भी खत्म होगी। तो हम उसी दिशा में जनता के हित को ध्यान में रखते हुए जो नगर निगम मैक्सिमम कर सकता है अपने दायरे में रह के, वो उस दायरे में काम कर रहा है। इसी तरह हमारे अस्पताल हैं जितने बड़े बड़े, चाहे वो गिरधारी लाल है, चाहे वो बाड़ा हिंदूरा हॉस्पिटल है हमारा, चाहे वो बालाग्राम, हमने अपने कोविड अस्पताल किए। लेकिन दुर्भाग्य है दिल्ली सरकार से एक पाई तक का ना पिछली बार सहयोग मिला, ना इस बार कोई सहयोग मिला। मैं आपको बड़ी खुली बात कह रहा हूँ, ऑक्सीजन की किल्लत आई, दिल्ली सरकार ने जो उसमें खेल खेला वो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको जानकारी दी, जो खेल खेला गया वहाँ पे। किस तरह से ऑडिट की बात आई, फटाफट पीछे हट गए, फिर कंजप्शन कम हो गई उनकी। लेकिन हमारे जितने नगर निगम के हॉस्पिटल है वहाँ पे एक भी दिन, एक घंटे के लिए भी कहीं ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं हुई, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। हमारी हम जो काम कर रहे हैं पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे हैं। हमने व्यवस्थाएं पहले उसी हिसाब से बना के रखी हुई हैं कि हमें पता है कि सेकंड वेव अगर आ गई तो दिक्कत होगी आगे चल के। एक घंटे के लिए भी कहीं ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई हमारे किसी अस्पताल के अंदर, और बिना किसी दिल्ली सरकार के सहयोग के हमने ये सारे कार्य करके दिखाए हैं। तो जनता के हित में जो भाजपा काम कर सकती है, हम भाजपा शासित अपना नगर निगम है, भाजपा के सिपाही हैं, हम भरपूर अपना मैक्सिमम आउटपुट पब्लिक को देना चाहते हैं और जनता के हित में काम करना चाहते हैं। आखिरी सवाल लूँगा मैं, क्योंकि आपके पास समय थोड़ा सा कम है। मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कोविड के दौरान हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली सरकार द्वारा एक ऐलान किया गया, मैं उसे कंपनसेशन कहूँगा, मौत का हर्जाना। लेकिन क्या एग्जैक्ट नंबर में जितनी मौतें हुई हैं उनको भी हर्जाना दिया जाएगा? मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं कि जितनी मौतें दिल्ली सरकार द्वारा बताई गई हैं उससे बहुत ज़्यादा मौतें रिकॉर्ड हुई हैं। आप उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हैं, आपके अंदर बहुत सारे शमशान हैं। क्या आप दिल्ली सरकार के मौत के आंकड़ों से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं।
कोरा झूठ बोलते हैं वो। कितना फर्क आपको लगता है? देखिए, इसमें भी वो राजनीति कर रहे हैं। हाँ। अरे भाई, जो कुदरत का कहर था, आप व्यवस्थाएं नहीं बना पाए, आप सिस्टम को प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाए, आप इंतजाम नहीं कर पाए, आप विज्ञापन में लगे रहे, आप सोशलबाजी और अपने दिखाने में लगे रहे कि हम देखो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आपने ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं करा। आपने कौन सा ऑक्सीजन प्लांट बनाए, आपने कौन से अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं खड़ी करी, कुछ नहीं करा। और फिर आप ऐसे जो मृत्यु है, दुखदाई जो मृत्यु हुई है इस टाइम पे, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। आप क्यों छुपा रहे हैं आंकड़े? आप अल्टीमेटली जो संस्कार होता है वो हमारे एमसीडी के शमशानों पर होता है। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स। उन्होंने पूरी झूठ बोली है, बिल्कुल एग्जैक्टली रिकॉर्ड तो कहीं आज ज्यादा है जो उन्होंने बताया उसके मुकाबले। कोविड के दौरान सरकार का ये भी कहना है कि बहुत सारी ऐसी डेथ्स भी हुई हैं जो कोविड से नहीं हुई थी, उनका भी दाह संस्कार कोविड से ही हुआ था। ऐसा नहीं है। हाँ। वो झूठ बोलने के अंदर माहिर है। हाँ। वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी एक अपनी आदत बनी हुई है कि अपनी बात को जिस तरीके से दबा सकते हैं दबा लें। लेकिन दिल्ली के शमशान एमसीडी संचालित हैं सारे और वो प्योरली पूरा एक आंकड़ा है पूरा। अगर कोविड से किसी की डेथ होती है तो हम एमसीडी नहीं लिखती उसको, वो अस्पताल से लिखा हुआ आता है। या तो पर अस्पताल वाले गलत बोल रहे हैं। हाँ। या तो उनको अस्पताल वालों को पर विश्वास नहीं है। हाँ। हम नहीं लिख के दे रहे। वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वहाँ का जो एमएस है, जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं मैनेजमेंट है, प्राइवेट है, सरकारी, वो वहाँ से लिख के भेज रहे हैं। तो हम तो उनको कोविड ही मानेंगे। और कोविड के तहत उनको संस्कार किया गया है। तो वो आंकड़ा कहीं ज़्यादा है और ये झूठ बोलने का दबा रहे हैं उस चीज़ को। इसके लेके क्या भाजपा किसी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन करेगी, प्रदर्शन करेगी, क्योंकि लोगों की जान गई है? देखिए, पार्टी नेतृत्व को सारी जानकारी हमने अपनी तरफ से दे दी है और पार्टी जो उचित फैसला करेगी, जैसा भी आदेश करेगी, उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन पब्लिक को हम ये जानकारी जरूर दे रहे हैं कि ये इस तरह की झूठी बातें, इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, ये बड़ी दुखदाई वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ छैल बिहारी गोस्वामी जी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।